हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का वीडियो काफी खास और काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्लास 10वीं और साथ ही साथ क्लास 9वीं के बच्चों के लिए। क्लियर है बच्चों? क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है हमारा, वास्तविक संख्याएं, है ना। और ये चैप्टर कहीं ना कहीं हमारा क्लास 9वीं का संख्या पद्धति से भी हमारा मिलता जुलता है, और संख्या पद्धति पढ़ने के बाद ही हम इस चैप्टर वास्तविक संख्याओं को पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बच्चों हमारे वास्तविक संख्याओं के ऊपर। क्लियर है? वास्तविक संख्या, यही एक सवाल है हमारा, आखिर ये वास्तविक संख्या होता क्या है ना। तो वास्तविक संख्या मतलब क्या, वास्तव में क्या संख्या होती है, और क्या ऐसी भी संख्याएं होती है जो वास्तव में नहीं होती है? हाँ, उन्हें हम कहते हैं आभासी संख्या, जो कि आपको अभी नहीं बल्कि क्लास 10वीं के बाद पढ़नी होती है। ठीक है बच्चों? तो आज के सेशन में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है बच्चों? चलिए, अगर इसकी परिभाषा की बात करें बच्चों, तो आप पहले से पढ़ चुके होंगे कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मेलन होता है, जो उनका पूरा ग्रुप होता है ना, समूह होता है, उनके समूहों को हम क्या बोलते हैं? हमारा वास्तविक संख्या बोलते हैं। आई बात समझ में? लेकिन इतना ही नहीं, अभी आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, अभी आपको वास्तविक संख्या के ऊपर और भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है बच्चों? तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे इस वास्तविक संख्या में और क्या हमारे पास यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास लिखा गया है 0.2 यानी कि 0.25 यानी कि 0.25, 2.265 और 3.4568, है ना। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ संख्याएं यहां पर लिखी हुई है, जिसमें कि दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, और भी संख्याएं हो सकती है, दशमलव के बाद 10 अंक हो सकते हैं, दशमलव के बाद 50 अंक की भी संख्याएं हो सकती हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है अभी आपको बताएंगे। चलिए कुछ और संख्याएं हमारे पास है, यहां देखिए आप, हमारे पास है 0.2222, है ना, और ये कभी समाप्त नहीं हो रहा है। क्लियर है? यहां देखिए 2-3 बिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये और आगे जाएगा, है ना। और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 0.2 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे हमारा है 1.565656। यहां पर देखिए कि एक ही अंक हमारा रिपीट कर रहा है ना, लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं बच्चों कि हमारा 2 अंक रिपीट कर रहा है। क्लियर है? चलिए तीसरे पर हमारा यहाँ पर 3.325। अच्छा, यहाँ पर अब 3 अंक हमारा दोहराया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ जो हमारे 3 अंक है वो रिपीट कर रहे हैं। क्लियर है? अभी आप नंबर्स को समझिए, अभी इससे क्या क्या हम प्राप्त करेंगे अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? तीसरा हमारे पास यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, इसमें है 0.256710, मतलब कुछ भी बड़ाम बड़ीम आ रहा है पूरा, है ना, एकदम। यहाँ पर पाई का मान आप देखिएगा, जो आप पाई का मान निकालेंगे तो आप लिखते होंगे 3.14, लेकिन नहीं, पाई का मान उससे भी अधिक है ना। हम बस दशमलव के बाद 2 अंक लिख लेते हैं और मेरा काम हो जाता है, लेकिन अगर पाई का अगर हम वास्तविक मान देखें बच्चों, तो ये होता है मेरा 3.14285714 और बड़ाम बड़ीम आते रहेगा। आई बात समझ में? और आगे अगर देखें हम √2 का मान, तो क्या आता है 1.41421356 और बड़ाम बड़ीम आते रहेगा। आई बात समझ में? तो हमारे पास कुछ इस तरीके के नंबर है और एक पूर्णांक है, इसमें बाद में लोग चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों हमारे पास जो संख्याएं हैं, जो हमारे पास जो पहली संख्या का जो बॉक्स है ना, जिसमें कि हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी जो दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 अंक के बाद हो या फिर 2 अंक के बाद हो या 3 अंक के बाद हो या दशमलव के 4 अंक के बाद हो, है ना। हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये शांत हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? शांत हो जा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? देख सकते हैं यहाँ पर 0.2 शांत, चुप हो गया, है ना, अब आगे नहीं है, खत्म हो जाइए। 0.25 यहां भी शांत। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हमारी कोई संख्याएं दशमलव के 1 अंक के बाद हो या 5 अंक के बाद हो या 10 अंक के बाद हो या 100 अंक के बाद भी अगर मेरा संख्या समाप्त हो जा रहा है, क्लियर है, तो इन सारी संख्याओं को हम कहते हैं बच्चों, हमारा इन संख्याओं को कहते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं बच्चों? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। आया बात समझ में? क्लियर है? क्योंकि ये संख्याएं हमारी शांत हो जा रही हैं,
है ना, इसलिए इसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है, ये बातें आप पढ़ चुके होंगे तो आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कंटिन्यू बने रहिए, अभी आपको बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलने वाला है। क्लियर है, चलिए तो हमारे पास देखिए दूसरी तरह की संख्या यहाँ पर देखिए बच्चों, अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे संख्याएं जो ये रिपीट कर रही है ना। क्लियर है, कभी एक अंक रिपीट हो रहा है तो कभी मेरा दो दो अंक रिपीट हो रहा है, कभी मेरा तीन तीन अंक रिपीट कर रहा है। आ रहा बात समझ में? तो इस तरीके का जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं बच्चों? अशांत कहते हैं। लेकिन यहां पर रिपीट हो रहा है ना, संख्याएं यहां पर रिपीट कर रही है, इसीलिए हम कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे बच्चों? अशांत आवर्ती। ठीक है बच्चों, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोलेंगे। क्लियर है, जब संख्याएं हमारी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है ना, लेकिन ये शांत नहीं हो रही है ना। शांत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है शांत, अभी ये और आगे जाएगा पॉइंट पॉइंट पॉइंट। क्लियर है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे अशांत, और चूंकि ये हमारी क्या हो रही है? रिपीट कर रही है, इसीलिए हम बोलेंगे आवर्ती। तो ये हो जाएगा हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आए बात समझ में? चलिए तीसरा जो हमारे पास है बच्चों, ये है हमारे पास 0.25 67 10 19 56 कुछ भी आ रहा है, यानी कि यहां पर ना ही ये हमारा शांत हो रहा है और ना ही ये हमारा रिपीट हो रहा है। समझ आ रहा है? ना ही ये हमारा शांत हो रहा है, ना ही ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके की संख्याओं को हम बोलते हैं बच्चों अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे? एक तो ये अशांत है, ऊपर से रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हो गया अनावर्ती हो गया, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा, है ना, कि हम किन संख्याओं के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है, तो अभी हम पॉइंट पर भी पहुंचेंगे। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है और जो हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, आई बात समझ में, इन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम परिमेय संख्याएं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, है ना, यहां से क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ ही जाना है। क्लियर है, इसीलिए आप सभी बच्चे इसे ध्यान से देखिए, है ना। यानी कि बच्चों अगर हमारा इस तरीके का संख्या होगा जहां शांत दशमलव प्रसार होगा, क्लियर है, ठीक है, और जहां अशांत आवर्ती भी होगा, इस तरीके का संख्या भी होगा, तो ये सब हमारे कहलाते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहलाते हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं। क्लियर है, तो हमारा अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो हमारा अशांत अनावर्ती होता है, जो हमारा अशांत, है ना, अनावर्ती होता है, ये सारे संख्याएं जो होती हैं बच्चों, ये कहलाती है हमारे अपरिमेय संख्याएं। आए बात समझ में? चलिए थोड़ा सा और इस पर चर्चा करते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों? तो परिमेय संख्या का परिभाषा आपको शायद याद भी होगा, है ना। क्या कहता है परिभाषा? कहता है कि वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो। जहां p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। अब देखिए, अब हमारा शब्द आ रहा है पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर है, यानी कि हमारा जो p और q होना चाहिए ये पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि माइनस वाले नंबर्स हो सकते हैं, प्लस वाले नंबर्स हो सकते हैं। पूर्णांक में क्या होता है? हमारे पास पूर्णांक में 0 से दाईं तरफ जो संख्याएं होती है उन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और 0 से बाईं तरफ जो संख्याएं होती है उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास परिमेय संख्या में जो p और q का मान होता है, ये क्या होता है? हमारा p और q दोनों हमारा पूर्णांक होता है। आए बात समझ में? तो अगर p और q पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक भी हमारा इसके साथ ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग अलग लिखे, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कोई वो और संख्या होगा। क्लियर है, वो परिमेय संख्या का ही अभी हम लोग बात करेंगे, इसी के ग्रुप में आएगा, है ना। यानी कि अभी हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि परिमेय संख्या जो होती है वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहां हमारा p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? और साथ ही साथ जो हमारा q का जो मान होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तब इस तरह का संख्या को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए उदाहरण लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पहला उदाहरण देखिए आप। अगर हम बात करते हैं जैसे कि कुछ पूर्णांक की संख्याएं ले लेते हैं, है ना, जैसे कि हमारे पास है -2, क्लियर है। फिर हम लेते हैं 5, फिर लेते हैं 0, फिर लेते हैं और कुछ ले लीजिए आप -100। तो देखिए ये सारे हमारे क्या है, ये जितने भी नंबर संख्याएं लिखी हुई है ये सारे के सारे हमारे पूर्णांक के हैं, है ना। तो क्या ये हमारे परिमेय संख्याएं हैं? तो कैसे? तो देखिए यहां जो हमारे पास -2 है, -2 है, ये पूर्णांक है पूर्णांक। और आपको पता होगा हम इस -2 को लिख सकते हैं -2/1, लिख सकते हैं -2/1। तो हमारे पास ये -2 क्या है, ये हमारे पास 1 क्या है, ये -2 और 1 हमारा पूर्णांक ही तो है, समझ में आ रहा है। और ये हमारे पास p/q के रूप में भी है क्लियर है। और मेरा q का मान कितना है, 1 है ना, जो कि 0 तो नहीं है, इसीलिए ये मेरा जो -2 हो गया, -2 मेरा पूर्णांक है, सॉरी -2 मेरा परिमेय संख्या हो गया। आई बात समझ में। उसी प्रकार से 5 की बात करें तो 5 को भी हम 5/1 लिख सकते हैं ना, जहां की मेरा p का मान हो जाएगा मेरे पास कितना 5, q का मान हो जाएगा मेरे पास 1। आई बात समझ में। तो मेरा 5 भी हो गया परिमेय संख्या। अच्छा 0 की बात करें तो 0 भी बच्चों मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1, है ना, जिसमें कि मेरा p का मान कितना है 0, q का मान कितना है 1, है ना। मेरा परिभाषा क्या कहता है, मेरे परिभाषा कहता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q बस 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है, क्लियर है। इसीलिए मेरा 0 हो गया परिमेय संख्या। है बात समझ में, क्लियर है बच्चों। चलिए परिमेय संख्या का ये एक हो गया मेरा एग्जांपल। अच्छा कुछ और परिमेय संख्या की बात करते हैं, जैसा कि दूसरा देखिए, अगर मेरे पास कोई भी, है ना, भिन्न वाले संख्या जैसे कि फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1/2, है ना, -3/7, 5/2, है ना, ये सारे संख्याएं को आप देखिए एक बार, ठीक है। ये सारे संख्याएं जो होती हैं बच्चों, ये भी हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्या, क्लियर है। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारे सिंपली p/q के रूप में है, यहां भी हमारे पास p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है। आए बात समझ में। चलिए हमारे पास यहां जो संख्याएं दी गई थी, जैसे कि 0.2, 0.2, तो क्या ये परिमेय संख्या है? कैसे? चलिए देखते हैं। हमारे पास है बच्चों 0.2 यानी कि 0.2, तो क्या ये मेरा परिमेय संख्या है? कैसे है? तो इस 0.2 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2/10 लिख सकते हैं। और अगर इसको काट देंगे तो क्या कटेगा, 1/5 में कट जाएगा। क्या मिला मेरे पास 1/5, और 1/5 क्या है, p/q के रूप में आ गया। तो ये मेरा हो गया परिमेय संख्या। आई बात समझ में। और अगर हम बात करें बच्चों 0.25, क्या ये मेरा परिमेय संख्या है? तो जी बिल्कुल है। इसको लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं। काट दीजिए फिर से, 1/4 में कट जाएगा, है ना, 25 चौके 100, समझ में आ रहा है। तो ये भी मेरा हो गया p/q के रूप में, ये भी मेरा हो गया परिमेय संख्या। यानी कि जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इसीलिए ये हमारे क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं। आई बात समझ में, क्लियर है बच्चों। चलिए तो अब हमारे पास है दूसरे तरह का संख्या। यहां देखिए ये है 0.2222, है ना। क्या ये इस तरीके की संख्या, यानी कि 0.2 के ऊपर ये लगा हुआ है बार, तो क्या इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तरीका लिखने का क्या तरीका है मैं आपको अगले वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा, लेकिन इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इसीलिए ये भी मेरा हो गया परिमेय संख्या। क्लियर है। तो जिस तरीके का हमारा जो अशांत आवर्ती वाले संख्या होते हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके परिमेय संख्या। क्लियर है बच्चों। इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए कुछ और संख्याओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि हमारे पास है √4, √8, √9, √16, है ना। यानी कि बच्चों ये देखिए हमारे पास क्या है, √4, √1, √9, √16, तो क्या ये हमारा परिमेय संख्या है? जी हाँ बिल्कुल, है ना, ये भी हमारे परिमेय संख्याएं हैं। क्यों, कैसे? तो देखिए √1 का मान कितना होता है 1, √4 का मान कितना होता है 2,
रूट 9 का मान कितना होता है 3। तो देखिए ये सब क्या है हमारे, ये सारे के सारे मेरे पूर्णांक हैं, और जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। आई बात समझ में। इसीलिए अगर मेरे पास रूट 4, रूट 1, रूट 9, रूट 16 है, और इस तरीके की अगर पूर्ण वर्ग संख्या है मेरे पास, तो जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं वो सारे के सारे आपके परिमेय संख्या कहलाते हैं। आई बात समझ में बच्चों। तो जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या, वो सारा आपका परिमेय संख्या होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें रूट 2 का, तो रूट 2 का मान क्या मिल रहा है, यहां देख लीजिए, है ना। तो रूट 2 मेरा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। रूट 3 मेरा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए मेरा रूट 2, रूट 3, रूट 5 क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अपरिमेय संख्याएं। आई बात समझ में। यानी कि अगर हम देखें रूट 2 का मान तो क्या होता है, यहां देखिए रूट 3 का मान, ये भी बड़ी मात्रा है ना, 1.7325 कुछ भी आ जाता है, ठीक है। और रूट 5 का मान कुछ भी आ जाता है 2.456933, माने कुछ भी बड़ी मात्रा है जी। तो वही सब संख्या को जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, जिसका हम वर्ग नहीं निकाल सकते हैं पूर्ण रूप से, है ना, दशमलव में आएगा, वही सब संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आई बात समझ में। और इन संख्याओं को कभी भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है, कभी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये हो गए हमारे अपरिमेय संख्याएं। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर स्पष्ट हो रहा होगा। क्लियर बच्चों। चलिए अब सारी चीजों को हम लोग एक जगह पर समेटेंगे, तो अभी बहुत सारी बातें अभी आपको क्लियर होने वाली है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहले बोर्ड को करते हैं इरेज, क्योंकि ये पूरा हो चुका है, भर गया पूरा, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने वाची संख्या के ऊपर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पूरी तरीके से हम लोग चर्चा कर ली है ना। यानी कि क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है अपरिमेय संख्या, इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। अभी हम लोग क्या देखें परिमेय संख्या में, अभी हम लोग देखें कि परिमेय संख्या जो होता है बच्चों, परिमेय है ना, ये क्या होता है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, है ना, और q का मान बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यही ना। क्लियर है। जिसमें हम लोग बहुत सारा उदाहरण भी देखें, है ना। ठीक है। तो वो सारे संख्याएं परिमेय थे, और कौन कौन संख्या अपरिमेय है वो भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए वैसी संख्याएं जो कि हमारा क्या हो, अशांत हो और अनावर्ती हो, है ना, जो ना शांत होगा और ना ही रिपीट करेगा, उस तरह की संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, है ना। और वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8, है ना, ये सब संख्या जो है वो सारा आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है ना। क्योंकि ये सारे संख्याएं जो होती हैं ये आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं, है ना। ठीक है। इसका जो मान निकालेंगे तो अशांत अनावर्ती मिलेगा, इसीलिए ये सारी संख्या जो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है। इन्हें हम कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं, शायद आप लोगों ने सीखा भी होगा, है ना। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा पूर्णांक के ऊपर। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है। सो पूर्णांक में होता क्या है, तो बच्चों आप पढ़े होंगे संख्या रेखा। क्या पढ़े होंगे, संख्या रेखा। ये हमारा होता है एक रेखा जिसमें बहुत सारे संख्या दर्शाए हुए रहते हैं, है ना। जैसे कि 0, 1 इधर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और ये बढ़ते रहेगा, इधर -1, -2, -3, और इधर ये बढ़ते रहेगा। यानी कि बच्चों ये हमारा हो गया एक संख्या रेखा, जिसमें की संख्याएं दर्शित हुई हैं, जिसमें की संख्याएं दर्शाई गई हुई है। ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये हमारे पास है 0, और 0 से दाईं तरफ अगर संख्याओं की बात करें बच्चों तो ये कहलाते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाते हैं, हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्लियर है। और 0 से बाईं ओर की बात करें बच्चों तो ये हमारे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। और 0 ना ही हमारा धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारे पूर्णांक। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं W से, इसको इंग्लिश से बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, होल नंबर, है ना। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, काउंटिंग नंबर्स, गिनने वाले संख्या, जहां से हम गिनती को शुरू करते हैं,
है ना, जहां से हम किसी भी चीज का गणना को शुरू करते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। क्लियर है? अगर कोई वस्तु को आपको गिनने के लिए कहा जाए तो कैसे गिनिएगा? जीरो से स्टार्ट करिएगा, जीरो, आधा, पौने, ऐसा नहीं ना, तो हम वहां से एक से स्टार्ट करेंगे, तो वही हो गया मेरा प्राकृत संख्याएं, यानी कि जीरो से शुरू होगा, सॉरी, यानी कि एक से शुरू होगा और वो अनंत तक जाएगा, है ना, एक से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के ऊपर, है ना। तो उसी प्राकृत संख्याओं में अगर हम इस जीरो को भी मिला दिया जाए, है ना, उसी प्राकृत संख्या में जब जीरो को भी हम मिला दिया जाए उसके ग्रुप में, है ना, तो ये बन जाता है मेरा पूर्ण संख्याएं। क्लियर है? वो पूर्ण कर देता है जीरो मिलकर उससे, है ना। उसके बाद अभी हम लोग पढ़े परिमेय संख्याएं, जिसे हम क्यू से निरूपित करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा और आपको बहुत सारे संख्याओं से रिलेटेड जो भी जानकारी मिला होगा आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। परिमेय अपरिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लास 10वीं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस क्लास 9वीं के बच्चों के लिए भी, है ना। इसी में कुछ और संख्याएं भी आती है, जैसे कि आप नाम सुने होंगे सम संख्या, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। इसी में आते हैं हमारे भाज्य संख्या, ठीक है, और फिर अभाज्य संख्या, ठीक है, और फिर सअभाज्य संख्याएं, है ना, सअभाज्य संख्याएं। क्लियर बच्चों? तो ये सारे संख्याओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। क्या होती है सम संख्या, क्या होती है विषम संख्या, ये सारी चीजें तो बच्चे क्लास से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। सम संख्या का मतलब वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से भाग हो सके, है ना, भाग की जाए तो भाग हो जाना चाहिए दो से, तो बोलेंगे सम संख्या। जैसे कि उदाहरण देखिएगा आप, यहाँ से 2, 4, 6, 8, ये सब हो गए सम संख्या। विषम संख्या उसका विपरीत, वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से भाग ना जाए, है ना, पूर्ण रूप से भाग नहीं हो, उसे हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे कि 1, 3, है ना, 5, 7, 9, ये सब हो गया आपके विषम संख्या। क्लियर है? उसी प्रकार से आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य, ये सारे संख्याओं की जानकारी आप रखें अपने पास, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों? तो चलिए अगले क्लास में और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं एक टेस्ट सीरीज के साथ, है ना, जिसमें कि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं आपको हल करवाऊंगा, और इसी टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न हैं और आपको उसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भी मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है बच्चों? एग्जाम तक अभी आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी मिलने वाला है। ठीक है बच्चों? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।